Hey guys, welcome back to Guronos Academy. So today we'll be discussing about Asian Development Bank. So if this is the part of your curriculum, then you should pay attention to this very carefully. हम लोग देखेंगे कि कैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक अदर सेक्टर को मदद कर रहा है और कंट्री को कैसे स्पेसिफिकली मदद करता है. चलिए देखते हैं. तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में. तो इट स्टार्टेड इन द ईयर 1960. ठीक है, द डेट हैपेंस टू बी बुक्स. कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए. इन कलर टू रेड. सो एशियन डेवलपमेंट बैंक तो पहले अगर हम देखें तो 1960 में ये फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था. अर्ली 1960 में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट तो नहीं है, ये शुरू हुआ था. ठीक है, दैट वुड बी एशियन इन कैरेक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एशियन इन कैरेक्टर? अभी हम आगे चल के एशियन ट्रेड्स देखेंगे. ठीक है, तो एशियन इन कैरेक्टर सेकंड पॉइंट, एंड फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉपरेशन इन वन ऑफ द पोरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो एशिया अगर देखेंगे, एशिया में एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर पोअर नेशंस भी है. ठीक है, डेवलपिंग नेशंस भी है, जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे. सेकंड इज कॉपरेशन इन वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. जैसे अगर आप देखेंगे, अभी आप इसराइल के बारे में देख रहे होंगे. ठीक है, आपने पाकिस्तान के बारे में देखा होगा. चलिए इसराइल का छोड़, आपने से पाकिस्तान का देखा होगा. इट इज नॉट सो डेवलप्ड, राइट? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कहीं ना कहीं ऐसे कंट्रीज को भी मदद करता है. ठीक है, a resolution passed in the first ministerial conference of Asian Economic Cooperation held by the UN, that is United Nations Economic Commission for Asia and the Far East in 1963. एक रेजोल्यूशन पास किया गया था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए. ठीक है, सो ये जो एक रेजोल्यूशन क्या पास किया गया था, कौन सा ईयर था, किस एसोसिएशन ने किया था, ये आपको जानना जरूरी है. एंड मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए. मनीला, that is the capital of Philippines, was chosen to be the host the new institution which opened on 19 December 1966. ठीक है, with 31 members that came together to serve a predominantly agricultural region. ठीक है, तो अग्रेरियन रीजन के ऊपर पहले फोकस किया गया. फिलीपीन को बेसिकली होस्ट इंस्टीट्यूशन चुना गया. ठीक है, कब चुना गया? 19 दिसंबर 1966. और पहले इनिशियली 31 मेंबर्स आए. किस चीज के लिए आए? ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन के लिए. ठीक है, टू सर्व द प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चरल रीजन. ठीक है, एग्रीकल्चर को इनको बूस्ट करना था पहले. ड्यूरिंग 1960 एडीबी फोकस्ड मच ऑन असिस्टेंस ऑन फूड प्रोडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट. एडीबी आपको पता चली गया होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, इनका फर्स्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था दैट इज फूड प्रोडक्शन. वो आपका अग्रेरियन सोसाइटीज को रिवाइव करना था और एग्रीकल्चर रीजन को ठीक करना था. वो उनका पहला ऑब्जेक्टिव था. और रूरल डेवलपमेंट करेक्ट करना. ठीक है, रूरल एरियाज को डेवलप करना उनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव 1960s. ठीक है, the bank also maintained 31 field offices around the world to promote social and economic development in Asia. ठीक है, 31 अदर ऑफिसेज भी रखे गए ताकि हम लोग सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को ध्यान रख पाए. वेरी इंपॉर्टेंट. द बैंक एडमिट द मेंबर ऑफ यूएन इकोनॉमिक, that is UNE. ठीक है, we'll use short form for here, UNE, that is United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. ठीक है, आगे चल के देखा गया कि इकोनॉमिकल एंड सोशल एस्पेक्ट के लिए भी बैंक को मेंबर्स अभी चाहिए थे. ठीक है, बैंक को मेंबर्स और एडमिट करने लेने थे. ठीक है, अभी देखिएगा कितने मेंबर्स बढ़े. तो पहले हमने पढ़ा था 31 मेंबर्स थे, राइट? एडीबी नाउ हैज 67 मेंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि 36 मेंबर्स का इंक्रीमेंट हुआ था, ऑफ विच 48 वर फ्रॉम विद इन एशिया एंड स्पेसिफिक एंड 19 आउटसाइड. अच्छा, एडीबी का एक ऑब्जेक्टिव है कि जरूरी नहीं कि एशिया के ही सारे कंट्रीज या फिर नेशन से हम बैंक स्टार्टअप करेंगे. ठीक है, एक डेवलपमेंट करेंगे, जरूरी नहीं. 19 जो है अदर एसोसिएशन, अदर नेशंस भी है यहाँ पर. ठीक है, एडीबी वाज मॉडल क्लोजली टू द वर्ल्ड बैंक. अगर आपने वर्ल्ड बैंक के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, डोंट वरी, वर्ल्ड बैंक का भी वीडियो जल्दी ही निकल जाएगा. स्टे ट्यून. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक भी अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड को, जैसे हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक में बहुत सारे गाइडलाइंस हैं. ठीक है, जितने भी बैंकिंग रूल्स है सारे उसमें स्टेटेड है, कैसे वो सोशली एंड इकोनॉमिकली
सारे रीजन्स को, रिमोट रीजन्स को डेवलप करता है, आगे देखेंगे डोंट वरी। ठीक है, वापस आते हैं। As of 31st December 2016, Japan and United Nations were the largest proportion of shares at 15.607। ठीक है, कौन है वो दो नेशंस जिसने सबसे ज्यादा होल्ड किया है शेयर्स? ठीक है, जापान है और यूएस है। ये दोनों ने कम से कम 15% तक शेयर्स होल्ड किए। चाइना देखें तो 6.4 है। ओके, इंडिया अगर बात करें तो इंडिया के पास भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है एडीबी, दैट इज 6.331। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज 5.76। ओके, हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है प्रेसिडेंट्स के नाम को प्रोनाउंस करने के लिए। आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट और प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ताकेशी वाटानाबे जो है, वाटानाबे, ओके, ताकेशी वाटानाबे ऑफ जापान, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है। ताहेको नकाओ, ठीक है, जापान इज द प्रेसिडेंट ऑफ, इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। ओके, थोड़े से अटपटे नाम है, बट ये दोनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ये थोड़े लिखने होते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, यहाँ पे आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। जैसे आप बड़े बड़े आरबीआई में भी देख लोगे, वहां पे भी सेम स्ट्रक्चर ही होता है, बट ये सबसे अपेक्स बॉडी है। तो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर भी बेसिकली कौन इलेक्ट करता है? बैंक के प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है। ठीक है, वो ऑल्सो इलेक्ट द बैंक, अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर बेसिकली इलेक्ट करते हैं बैंक के प्रेसिडेंट, हु इज द चेयर मेंबर ऑफ द, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स एंड मैनेजेस एडीबी। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का काम जो है वो बैंक के प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है। साथ ही साथ हमें एक चीज पता चलता है यहाँ से कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरपर्सन बनते हैं आगे चल के। ठीक है, ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ पे इनका रूल यही है, इनका स्ट्रक्चर यही है। द प्रेसिडेंट हैज अ टर्म ऑफ द ऑफिस लास्टिंग 5 years एंड मे बी री इलेक्टेड। ठीक है, प्रेसिडेंट री इलेक्टेड हो सकता है, मतलब आपको पता ही है री इलेक्शन का मतलब होता है वापस से वो टेन्योर में आ सकता है। ठीक है, जापान इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, द प्रेसिडेंट टिल डेट हैज ऑलवेज बीन जापानीज। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा रेसिस्ट लगा मुझे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि जापानीज ही है। ठीक है, बट जापानीज इसीलिए बिकॉज यहाँ पे लार्जेस्ट शेयर, आई डोंट थिंक सो शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंटशिप होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडीबी देखिए, थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये ज्यादा सोशल डेवलपमेंट करना था। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। क्यों? बिकॉज इन लोगों को पॉवर्टी रिमूव करना है। ठीक है, ये लोगों को पॉवर्टी रिमूवल करना है इन एशिया द पैसिफिक थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट जब कर ही रहे तब इकोनॉमिक को इंड्यूस करना पड़ेगा। इट्स लाइक द सेम साइड ऑफ अ कॉइन, आई मीन इट इज जस्ट द सेम पॉइंट। ठीक है, अगर आप आगे देखोगे तो आपको दिखेगा इकोनॉमिकली ग्रोथ, और अगर आप पीछे देखोगे तो सोशल ग्रोथ। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम। ओ वाओ, एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एनीवेज आप इसको ऐसे एक स्ट्रक्चर के साथ याद कर सकते हो। ये कूल गाय है जिसने चश्मा पहना, राइट? तो आपको याद रहेगा, वरना आप एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, बात यही है कि इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ अलग अलग नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बात करें तो इन्वायरमेंट भी ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, एंड रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल इंटीग्रेशन मतलब आपको कॉपरेशन हो गया, पीस, ठीक है, होल्डिंग इंटीग्रिटी, इनका प्राइमरी चीज। क्या क्या चीज में ये देखो, क्या क्या चीज में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। This is carried out through the investment in the form of the loans, grants, information in, अच्छा, कहाँ का इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, सो द नेम इज प्रीटी मच कंफ्यूजिंग, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सोशल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड इज हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या आता है, जल्दी बताइए। आई जस्ट हैड वाटर, ठीक है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज में आ गए आपके हॉस्पिटल्स आ गए, राइट? सैनिटेशन आ गए, वाटर फैसिलिटीज आ गए, ड्रेनेजेस आ गए, सुवेजेस आ गए, है ना? यही सब है। ओके, जस्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर।
excuse me for that. Okay, the third one happens to be financial and public administration system. फाइनेंशियल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी यहाँ पे संभालते हैं ये लोग, जस्ट बाय हेल्पिंग इन फाइनेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि पब्लिक डोमेन को ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। पब्लिक को बेसिकली हेल्प किया जाता है। हेल्पिंग नेशन प्रिपेयर फॉर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में भी ये बहुत ज्यादा अवेयर है। हमने पीछे देखा था इन्वायरमेंटलिस्ट कैसे इन्वायरमेंटल एफर्ट्स देते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे। बेटर मैनेज देयर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हमारा जो फ्री रिसोर्सेज है, गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज है, वहाँ पे मैनेजमेंट हम लोग को कैसे करना चाहिए। फ्री है तो ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए उनको, राइट। फ्यू अदर एरियाज में और सब भी एरिया छोटे छोटे सेक्टर्स को कैसे हेल्प किया जाए, यही बताया जा रहा है, ठीक है। फोकस एरिया ध्यान से देखेंगे। फोकस एरिया में क्या है, 80% ऑफ एडीबीज लीडिंग इज कंसंट्रेटेड पब्लिक सेक्टर लेंडिंग इन 5 ऑपरेशनल एरियाज, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के 5 ऑपरेशनल एरियाज में हम देखेंगे कहाँ बेसिकली ये रहते हैं और कैसे ये हेल्प करते हैं। 5 वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। पहली तो बात है एजुकेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी एजुकेशन में ये लोग ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए। लास्ट 3 डिकेड्स में अगर देखेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस इन लोगों को देखने को मिला, बट स्टिल ये लोग ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो एजुकेशन पे ये फोकस करते हैं, ठीक है। बिकॉज इन लोगों को देखने को मिला कि बहुत एक्साइटिंग एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ के वजह से बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है। कहीं ना कहीं एजुकेशन को चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो इन्होंने सोचा कि एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे ऐसा ही लिख रहा हूँ, नॉट सिंपल इंटर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन में फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे अच्छे से पढ़ के भला करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सेकंड थिंग इज एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंजेस एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। डीआरएम ये लोग ने क्यों लाया है, इन्होंने डीआरएम लाया बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो हम लोग को चाहिए राइट, और साथ ही साथ हम लोग को इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड पॉवर्टी भी हटाना पड़ेगा, राइट। ये इसी से पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग अगर अपने समझ लीजिए इन्वायरमेंट को सेफ नहीं रख पा रहे हैं, अगर हम इन्वायरमेंट के साथ ही जैसे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर देते तो क्या हो सकता है, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डीप रूटेड इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। इन्वायरमेंटल हम लोग को सस्टेनेबिलिटी के साथ जाना पड़ेगा, इनका एक ऑब्जेक्टिव था। कमिंग ऑन टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको देखने में पड़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, ये सोसाइटल बेनिफिट्स में बहुत ज्यादा मदद करता है। पुअरेस्ट सेक्शन को मदद करेगा, मोस्ट वनरेबल पीपल को मदद करेगा, क्योंकि फाइनेंस इन लोग को रूरल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। इन लोग को रूरल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इम्पोज करना पड़ता है। फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इज अ वाइटल टू डिक्रीजिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। तो एशियन पैसिफिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि छोटे जो मीडियम साइज एंटरप्राइज है, राइट, उनको भी यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस करके डेवलप करना। अगर कोई स्मॉल साइज एंटरप्राइज है उसको अच्छे से फाइनेंस करके बड़ा करना, ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन डेवलपमेंट। ये एक कॉमन सी चीज है जिसको डेवलप करने में मदद किया जाता है। आरसीआई क्या है, आरसीआई इज रीजनल कोऑपरेशन इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, आप प्लीज इसको नोट कर दो, ठीक है। फर्स्ट ये बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था ईयर 2004 में। प्रेसिडेंट का नाम था कुरोडा, ओके। तो व्हाट वाज दिस, ठीक है। इट वाज सीन एज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रायोरिटी ऑफ जापानीज गवर्नमेंट एज अ प्रोसेस बाय व्हिच नेशनल इकोनॉमीज बिकम मोर रीजनली कनेक्टेड, ठीक है। नेशन की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा कनेक्टेड रह पाए, ठीक है, रीजनल कॉपरेशन अचीव हो पाए। मैंने कहा था इंटरडिपेंडेंस के वजह से ही आज ग्रोथ को देखने को मिलता है, तो ये वही चीज बताई थी, ठीक है। अगर नेशन को अपने डेवलप करना है तो एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के थ्रू हमें करना पड़ेगा। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें
रीजनल कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन के थ्रू मिलता है। ऑब्वियस सा बात है, पॉवर्टी हटेगा, लोगों का इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी भी हटेगा, साथ ही साथ लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ मनी भी मिले। ठीक है, तो अभी तो हमने सारी अच्छी अच्छी चीजें की बात कर ली। अभी लास्ट एक पॉइंट डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। जापान एंड यूएस आर द टू मेजर डोनर्स, ठीक है, हैव एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस ओवर द लेंडिंग पॉलिसी एंड स्टाफिंग डिसीजन। ठीक है, क्योंकि जापान एंड यूएस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है शेयर के मामले में। हमने देखा था कहीं ना कहीं 15% जापान के पास है, इंडिया के पास खाली 6 to 7% है, राइट। तो यहाँ पे जापान सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। कोई भी स्टाफिंग डिसीजन हो गया, कोई भी लेंडिंग चीज हो गया, कोई भी लेंडिंग पॉलिसी निकल के आई, जापान और यूएस के हाथ में ही ज्यादा रहता है। ठीक है, मैंने बताया था जापान थोड़ा सा रेसिस्ट हो रहा है बिकॉज उसने खाली जापानीज प्रेसिडेंट ही अभी तक दिए हैं। ठीक है, कोई और अभी तक स्टेट का नहीं आया, कोई और टेरिटरी या फिर नेशन का हमें देखने को नहीं मिला। दे आर इंटेंसिव टू लोकल कम्युनिटी। द बैंक रन्स प्रोजेक्ट दैट हैव डेट्रीमेंटल आउटकम फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है, ये लोग लोकल कम्युनिटीज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये लोग देखेंगे आपका पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, ADB's large-scale project caused social and environmental damage due to lack of oversight. Lack of oversight क्यों? Because अगर प्रोजेक्ट हमारा सोशल, बट ये एक पॉइंट अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिए। ADB large scale project causes social and environmental damage due to lack of oversight. ठीक है, अंडर साइट नहीं बोला जा रहा है, ओवर साइट बोला जा रहा है। इसीलिए हो सकता है कि एडीबी शायद बेटर मैनेज नहीं कर पा रहा है। रीजन तो हमें नहीं पता क्या है, बट बेटर मैनेज नहीं कर पा रहा है एडीबी। इसीलिए हो सकता है कि इन्वायरमेंटल डैमेजेस को, वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को चलिए तभी भी थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन डैमेजेस को हो सकता है उसके डीआरएम को, रिस्क मैनेजमेंट टीम इतना अच्छे से, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट टीम इतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। ओके गाइस, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड। सो दिस इज इको जोन। इको जोन इज फॉर दोज जिनको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई करनी है। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस हियर। I'll just read the number, don't worry. 8240080285। थोड़ा सा करेक्शन हो गया, लेट मी क्रॉस इट अगेन एंड टेल यू। यहाँ पे लिख देते हैं 8240080285। ठीक है, 8240080285। So you can contact us here and we are starting a new batch that is Eco Zone। एंड इसमें हम क्लास 8 to 12 के बच्चों को, साथ ही साथ बीबीए बीसीए बीकॉम वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन एनरोल एंड दीज आर द फीचर्स व्हाटएवर वी आर प्रोवाइडिंग। सो आप एनरोल कर सकते हो, एंड इफ यू आर एनरोलिंग विद योर फ्रेंड वी आर इवन प्रोवाइडिंग 30% डिस्काउंट। हैव अ ग्रेट डे गाइस।